नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आ रही है सामने। जीआईएस का तीसरा दिन था आज और आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू समापन करने पहुंचेंगी। वहीं प्रबुद्ध नागरिकों का करेंगी सम्मान। तो प्रबुद्ध नागरिकों का उनके द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। इस वक्त ये अहम जानकारी दे रहे हैं आनंदीबेन पटेल। सीएम योगी भी इस दौरान मौजूद हैं। वहीं जीआईएस का आज तीसरा दिन, तो आज इसका समापन भी होने जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका समापन करेंगी। प्रबुद्ध नागरिकों का सम्मान भी करेंगी द्रौपदी मुर्मू। इस दौरान आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी भी मौजूद हैं। और जीआईएस का तीसरा दिन भी निवेश की दृष्टि से काफी ज्यादा खास रहा और आज इसका समापन करने के लिए पहुंच रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो नवाबों के शहर लखनऊ में आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का दौरा है और अब से कुछ ही देर में द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम का समापन करेंगी। प्रबुद्ध नागरिकों का उनके द्वारा सम्मान भी किया जाएगा। तो जीआईएस का आज तीसरा दिन है और इस समापन कार्यक्रम में पहुंच रही है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के लिए टीएन मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। तो टीएन मिश्रा, जैसा कि आज समापन समारोह है, निवेश की दृष्टि से आज क्या कुछ खास देखने को मिला? मनीषा, आज जो है राष्ट्रपति लखनऊ दोपहर में आई थी और उसके बाद अब वो समापन समारोह में आने वाली हैं। इसके बाद राष्ट्रपति जो है शाम को नागरिक अभिनंदन उनका किया जाएगा और उसके बाद वो भी लोगों को सम्मानित पुरस्कृत करेंगी। अब यहाँ तक इन्वेस्टर समिट की बात है, तो इन्वेस्टर समिट में लगातार जो है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए जितना लक्ष्य रखा गया है वो करीब करीब पूरा हो गया है इनका। और इसमें लाखों लोगों के रोजगार की बात कही जा रही है। इन्वेस्टर जो है यहाँ की कानून व्यवस्था, यहाँ के एटमॉस्फेरिक माहौल को लेकर के, सिंगल विंडो को लेकर के काफ़ी उत्साहित हैं। आज भी जो है फिल्मी दुनिया के भी चर्चित हस्तियाँ, हेमा मालिनी सांसद और रवि किशन और ये सारे लोग, कई जो है मधु भंडारकर, कई जो है डायरेक्टर्स आए हैं जो लखनऊ में, अब नोएडा में बनने वाली फिल्म सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए लोग आए थे। 1000 एकड़ में बनने वाली फिल्म सिटी के लिए ये लोग पैसा लगाना चाहते हैं। इससे जाहिर जो इन्वेस्टर्स विदेशी और देसी आए हैं तो लगा ही रहे हैं। अब फिल्मी जगत के लोग भी जो है एक बार जो है यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए लालायित हैं और इसके लिए बहुत बड़ा सम्मेलन आज हुआ इन लोगों का और इन्वेस्टर समिट में इन लोगों ने हिस्सा लिया है। बिल्कुल तो टीएन मिश्रा जी, ये भी हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से आज इस कार्यक्रम का, आज इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा, ऐसे में इस इन्वेस्टर समिट के बाद कितनी बदलेगी उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा? उत्तर प्रदेश की दिशा और दशा निश्चित बदलेगी, क्योंकि जो इतने इन्वेस्टमेंट आएगा इससे करोड़ों लोगों को, बता रहे हैं 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। अब सवाल है रोजगार कितने दिन में मिलेगा, ये तो 2-3 साल में जब आएंगे धरातल पे प्रस्ताव उतरेंगे और उसके बाद तब ये रोजगार मिल पाएंगे। लेकिन जब उद्योग लगेंगे तो बेरोजगारों को रोजगार लग मिलेगा। यूपी में बेरोजगारी बहुत है, यहाँ युवा बहुत बेरोजगार हैं और उसमें से 1 करोड़ रोजगार की बात आज की है। ये भी AK शर्मा है जो है नगर विकास मंत्री, उनसे जनता टीवी की जब बात हुई तो उन्होंने दावा किया कि जो है हमारी सरकार कार्यकाल में 1 करोड़ रोजगार मिल जाएंगे लोगों को। हाँ मनीषा, बिल्कुल। तो टीएन जी, क्या कहा जा सकता है कि विकास की रफ्तार और ज्यादा तेज देखने को मिलेगी अब इस इन्वेस्टर समिट के बाद? पक्का मिलेगी। विकास की रफ्तार तेज हुई है और पूरे प्रदेश में जो है इसकी गंगा बह रही। खुद पीएम ने भी माना है कि यूपी जो है पूरे देश का ग्रोथ इंजन बनेगा और ये विकास के मामले में केंद्र सरकार से भी किसी तरह की कोई कमी नहीं रहेगी। केंद्र के जितने भी मंत्री यहाँ पे आए वो सबने ये कहा कि हम पूरा सहयोग देंगे यूपी को और यूपी देश का ग्रोथ इंजन बनेगा। बिल्कुल। तो अभी इस वक्त क्या कुछ गतिविधियां वहां पर देखने को मिल रही हैं? कितनी देर में वहां पर द्रौपदी मुर्मू पहुंच जाएंगी? द्रौपदी मुर्मू पहुंचने का जो इंतजार हो रहा है वो अभी जो है गवर्नर हाउस से निकलेंगे यहाँ से और इसके बाद सीधे इन्वेस्टर समिति पहुंचेंगी और उसके बाद वो कार्यक्रम के समापन में हिस्सा लेंगी। और बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज समापन करने के लिए कुछ ही देर में पहुंच जाएंगी। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आगरा में G20 डेलीगेशन आज ताजमहल का दीदार करने पहुंचा हुआ है और डेलीगेशन के लोग ताजमहल का दीदार करेंगे तो उन्हें 2 ताजमहल देखने को मिलेंगे। एक सफेद संगमरमर का ताजमहल तो एक रेत से बना हुआ ताजमहल भी असली ताजमहल के सामने यमुना की तलहटी पर बनाया गया है। नगर निगम ने यह रेत का ताजमहल बनाया है जो लगभग 7 फीट चौड़ा और 30 फीट लंबा है।
ताजमहल के अंदर जगह जगह खूबसूरत गमले और फूल लगाए गए हैं। वहीं मेहमानों के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रजरास की मनमोहक प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर साफ सफाई पर पूरा फोकस किया जा रहा है। पिछले 2 दिन से कंटिन्यू हम लोग काम कर रहे हैं और अभी 1 आध घंटा और लगेंगे इसको। अभी हम लोग फाइनल टच दे रहे हैं, 1 घंटा में और फाइनल मतलब तैयार हो जाएगा इस कलाकृति। ये कलाकृति ये मैसेज दे रही है कि G20 में जो हमारे गेस्ट आ रहे हैं, जो तो G20 का आज दूसरा दिन है। महिला सशक्तिकरण पर आज चर्चा हुई है। वहीं जो डेलीगेशन है वो ताजमहल को देखने पहुंचा है। इसी बड़ी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे लिए जुड़ने जा रहे हैं प्रदीप रावत। तो प्रदीप, जानना चाहेंगे कि ताज नगरी के ताजमहल में डेलीगेशन पहुंच चुका है, क्या कुछ व्यवस्थाएं वहां पर देखने को मिल रही हैं, क्या कुछ मनमोहक तस्वीरें सामने आ रही हैं? देखिए, परसों रात को यहाँ पर G20 का डेलीगेशन आगरा पहुंचा था और यहाँ पर उनका भारतीय परंपरा ब्रज की संस्कृति के अनुसार स्वागत सत्कार किया गया। और कल यहाँ पर स्मृति ईरानी और बेबी रानी मौर्य ने दीप प्रज्वलन के साथ में G20 वुमेन्स एम्पावरमेंट के लेकर जो सम्मेलन था उसकी शुरुआत की। और यहाँ पर कल से लगातार दुनिया भर की 20 शक्तिशाली राष्ट्रों की महिलाएं मंथन कर रही हैं कि किस तरीके से दुनिया की महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा सकता है। इस पर लगातार चर्चा हुई और आज यहाँ का डेलीगेशन वुमेन्स एम्पावर की जितनी भी सदस्य हैं वो यहाँ पर आज ताज का दीदार करने के लिए पहुंची है। उससे पहले होटल के निकलने के बाद सबसे पहले वो शिल्प ग्राम पर उनको एक भारतीय परंपरा के अनुसार लोक नृत्य का प्रस्तुति दिखाई गई। इसके साथ ही कठपुतली का भी वहां पर नृत्य दिखाया गया और वो उससे अभिभूत नजर आए। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ की संस्कृति हमें देखने को मिली है, हमने ऐसा आज तक कहीं भी किसी भी राष्ट्र में देखने को नहीं मिला है। जब वो ताजमहल पहुंचे तो उसको वो एकदम देखकर आश्चर्यचकित और दंग रह गए और वह ताज कहते हुए उन्होंने बार बार जो भारत के और आगरा के जो अधिकारी थे उनसे ताजमहल के बारे में जानकारी की, 25 तरीके के बारे में जानकारी की और उनका वहां पर ताजमहल के प्रवेश के समय भारतीय संस्कृति में तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। और G20 के जो यहाँ पर एम्पावरमेंट को लेकर बात हो रही है तो यहाँ पर लगातार विश्व की महिलाओं को आगे बढ़ाने पर लेकर मंथन हो रहा है। और जिस तरीके से स्मृति ईरानी और एम्पावरमेंट की चेयरपर्सन, माफी चाहूंगा, जो चेयरपर्सन है उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से दुनिया की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है और आगरा से ये पहल की शुरुआत हुई है। आने वाले समय में भारत सहित पूरी दुनिया डिजिटल माध्यम से भारत महिलाओं को आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, चाहे वो शिक्षा का स्तर हो, चाहे वो उद्यमता का माध्यम हो, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो पंचायत हो। हर वर्ग में, हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने का यहाँ पर G20 समिट में संकल्प लिया गया है। और यही संकल्प ना भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद की थी। और यहाँ पर बताने की बात है कि इस समिट के अंदर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर किसी भी तरह की कोई बैठक नहीं होनी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अध्यक्षता मिलने के बाद में वुमेन्स एम्पावर को लेकर यहाँ पर यह बैठक रखी गई और यहाँ पर आज और कल यानी शनिवार को इस पर मंथन हुआ किस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाया जा सकता है। और कल रात को यहाँ पर जिसमें स्मृति ईरानी भी शामिल रही, आगरा फोर्ट में एक लाइट एंड साउंड कार्यक्रम रखा गया और आज यहाँ पर ताजमहल का दीदार करने के लिए पूरा का पूरा डेलीगेट पहुंचा हुआ है। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। ब्रज की संस्कृति, भारतीय संस्कृति, लोक नृत्य, तमाम तरह की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिल रही है। ऐसा आज तक आगरा के इतिहास में और विश्व में कहीं भी देखने को मिला जब कोई मेहमान भारत में आगरा में आया हो। जी बिल्कुल प्रदीप, तो अनोखी तस्वीर देखने को मिल रही है क्योंकि पहली बार G20 की अध्यक्षता करने का मौका जो है वो भारत को मिला है। जो डेलीगेशन है वो ताजमहल देखने के लिए वहां पर पहुंच चुका है, उसका दीदार करने के लिए पहुंच चुका है। क्या कुछ तस्वीरें निकल कर आ पा रही हैं सामने, क्या कुछ गतिविधियां? देखिए, यहाँ पर जब होटल से जब मेहमान निकले सबसे पहले वो शिल्प ग्राम गए। शिल्प ग्राम में वहां पर जो
हमारी भारतीय लोक नृत्य है, राजस्थानी लोक नृत्य है, कठपुतली का नृत्य है, उनको दिखाया गया। उन्होंने कहा कि हमने आज तक इस तरीके का सांस्कृतिक कार्यक्रम कभी नहीं देखे। तो भारत के लिए गर्व की बात है और भारत की पहचान अब अलग दिशा में जा रही है। अभी तक जैसा जनता टीवी को मैंने बताया था, अपने दर्शकों को यह बात पहुंचाई थी कि मेहमान ये कह रहे हैं कि भारत को अभी तक भारत की सड़कों पर आवारा जानवरों के लिए जाना जाता था, लेकिन इस G20 समिट के बाद एक अलग ही छवि देखने को मिल रही है। जब वहां के जो प्रतिनिधि हैं लोक नृत्य के देखने के बाद ताजमहल का दीदार करने के लिए पहुंचे और वहां पर उनका तिलक, भारतीय परंपरा अनुसार उनका तिलक लगाया गया, उनका अंगोछा पहनाया गया, श्री राधे के नाम से जो उनका अंगोछा था वो पहनाया गया, और उसके बाद वो ताज का दीदार करने के लिए पहुंचे। वहां पर पच्चीकारी उन्होंने देखी और जो पुरातत्व विभाग के अधिकारी हैं उन्होंने पच्चीकारी के बारे में विस्तार से बताया कि जो ताजमहल है वो किस तरीके से बनाया गया, कितने लोगों ने बनाया, इसका क्या इतिहास है, और ताजमहल के साथ साथ आगरा में और कैसी स्मारकें हैं जो विश्वदाय स्मारक हैं, और जो बगल में यमुना भी है, यमुना के इतिहास के बारे में बताया गया, ब्रज की संस्कृति और विरासत के बताया गया। बिल्कुल, इस तमाम जानकारी के लिए प्रदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो इस वक्त पूरी दुनिया की जो निगाहें हैं वो आगरा में और लखनऊ में टिकी हुई हैं। वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए लखनऊ में देश के साथ ही बड़ी संख्या में विदेशी मेहमान आए हुए हैं, जिस वजह से पूरे लखनऊ को G20 के रंग में रंग दिया गया है और जो कि आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एयरपोर्ट से लेकर गोमती नगर और पुराने लखनऊ तक को बेहद खूबसूरत रंग दिया गया है। रिवर फ्रंट में जहां फूलों से सजी नाव मेहमानों को बोटिंग कराने के लिए तैयार है, तो वहीं आज चटोरी गली में भी लखनऊ के प्रसिद्ध व्यंजन उपलब्ध कराए जाएंगे। शहर की प्रमुख सड़कों पर फूल और गमले अपनी सुगंध फैलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो G20 के रंग में नजर आ रहा है इस वक्त पूरा लखनऊ। तो जहां एक तरफ आगरा में G20 के आज दूसरा दिन था, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा हुई, तो वहीं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान भी विदेशी मेहमान लखनऊ आए हुए हैं और लखनऊ की खूबसूरती किस तरह से देखते ही बन रही है, ये आप इन तस्वीरों में भी साफ तौर पर देख सकते हैं। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सपा विधायक राकेश सिंह का स्वामी मौर्य पर पलटवार सामने आया है और बताना चाहेंगे कि उन्होंने कहा कि राजनीति रहे या ना रहे, विधायक रहूं या ना रहूं, आगे टिकट भी रहे या ना रहे, लेकिन जब धर्म पर उंगली उठेगी तो मैं चुप नहीं रहूंगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण पर टिप्पणी करने वालों का कड़ा विरोध भी करूंगा। कि जो रामचरित मानस पे या प्रभु राम के चरित्र पे कोई टिप्पणी कर रहा है, ना तो वो सनातनी हो सकता है, ना सच्चा समाजवादी हो सकता है। सच्चा समाजवादी वही हो सकता है जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बात कही है उस बात को माने। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने इस उत्तर प्रदेश में सबसे पहले राम मेले का आयोजन हुआ, इसका उन्होंने प्रस्ताव रखा। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि हमको प्रभु राम की मर्यादा मिले, हमको प्रभु कृष्ण की उन्मुक्ता मिले और प्रभु शिव की व्यापकता मिले, तब जाके समाज जो है, मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ ईश्वर से कि ये सब हमको मिले। तो ये लोग ईश्वर को मानने वाले लोग हैं और हम अगर बिना कुछ जाने, बिना कुछ समझे किसी चौपाई पे या रामचरित मानस पे टिप्पणी कर रहे हैं तो ये अमर्यादित स्थिति पैदा कर रहे हैं। और अगर हम जनप्रतिनिधि हैं तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जनसेवा की बात करते हैं तो उस जनसेवा में हमारी की गई टिप्पणी से कितने लोगों के मन को ठेस पहुंच रही है, कितने लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं, भावनाओं पे कुठाराघात हो रहा है। हम नेताओं को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। उत्तर प्रदेश में आगामी 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं। वहीं परीक्षाओं को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार पहले से ही सख्त हो चुकी है। वहीं अफसरों को सख्त हिदायतें दी गई हैं कि नकल माफियाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी। हरदोई में डीएम एसपी सिंह ने बयान देते हुए कहा है कि नकल विहीन परीक्षा कराना मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है। वहीं नकल विहीन सकुशल परीक्षा ईमानदारी और निष्ठा से कराना ही हमारा लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने कहा कि किसी भी केंद्र पर लापरवाही सामने आई तो मौके पर ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम ने परीक्षा से जुड़े अधिकारियों, केंद्र व्यवस्थापकों और तमाम अधिकारियों को आगाह किया है कि परीक्षा में सतर्कता बरती जाए।
तो अफसरों को ये सख्त हिदायतें दी गई हैं कि नकल माफियाओं की खैर नहीं, और अगर सेंटर पर किसी भी तरह की लापरवाही बरती गई तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो परीक्षा को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है। ऐसे में अफसरों को यह सख्त हिदायत भी दी गई है कि नकल माफियाओं की खैर नहीं है, और अगर किसी भी तरह की लापरवाही परीक्षा केंद्रों पर देखने को मिलती है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से ही उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो नकल माफियाओं की खैर नहीं, ऐसा सख्त हिदायत देते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है। और रासुका के तहत कार्रवाई करने की भी बात कही गई है। अफसर हो या माफिया, इसमें बचेगा कोई भी नहीं, और नकल कराने वाले जेल की हवा खाते हुए दिखाई देंगे। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं हैं। परीक्षाओं को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त है। ऐसे में अफसरों को सख्त हिदायतें दी गई हैं। उन्होंने कहा है कि परीक्षा को सख्त शांतिपूर्वक ढंग से और नकल विहीन तरीके से संपन्न कराना ही यूपी सरकार की प्राथमिकता है। ऐसे में चाहे अफसर हो और चाहे किसी भी तरह के माफिया, वो बख्शे नहीं जाएंगे। तो रासुका के तहत उन पर कार्रवाई की जाएगी, और परीक्षाओं को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह से सख्त नजर आ रही है और सख्त हिदायतें भी दे रही है। तो नकल विहीन परीक्षा संपन्न शांतिपूर्वक ढंग से कराई जा सके, इसके लिए ये तमाम दिशा निर्देश अभी से ही जारी कर दिए गए हैं। 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होनी है। ऐसे में उन्हें नकल विहीन शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न किया जा सके, इसके लिए तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तमाम हिदायतें सरकारी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। नकल माफियाओं की खैर नहीं, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया है। देहरादून के खालसी शरदोत्सव क्रीड़ा कार्यक्रम में तमाम आयोजन और तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों को देखा जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं और आम जनता ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों से उनका स्वागत किया, और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि नकल माफियाओं पर नकेल कसने के लिए हमारी सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है। इसी नकल विरोधी कानून के तहत आज पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा का आयोजन भी हुआ। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कानून में उम्र कैद और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है, उससे काफी हद तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक लगेगी। वहीं उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि दिल्ली कांग्रेस सीबीआई का विरोध कर रही है, जबकि उत्तराखंड की कांग्रेस भर्ती परीक्षाओं में सीबीआई जांच की मांग कर रही है। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले स्थिति स्पष्ट करे कि वो क्या चाहती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आगे कहा कि कांग्रेस सीबीआई जांच की उलझन में छात्रों को डालना चाहती है ताकि प्रोसीजर लंबा चले और विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें। किसकी सरकार में गड़बड़ियों के संकेत मिलते ही परीक्षा रद्द की गई भाइयों बहनों? किसने भारत का सबसे कड़ा कानून बनाया? ये प्रश्न मैं आपके सामने छोड़ता हूं। इसके अलावा ऐसे कौन से लोग हैं जो आज युवाओं को आगे कर रहे हैं, नौजवानों को आगे कर रहे हैं, हमारे बेटे बेटियों को आगे कर रहे हैं, जिनका भविष्य बनाने के बजाय उनके भविष्य को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं? ये प्रश्न केवल मेरा नहीं है, ये प्रश्न मंच में बैठे हुए लोगों का भी नहीं है, ये प्रश्न हमारा सबका है, सामूहिक है। इस प्रश्न का उत्तर हम सबको खोजना होगा भाइयों बहनों। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और धरना प्रदर्शन भी किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और विधायक सुमित हृदेश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और इस दौरान भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच कराने की मांग के साथ ही लाठीचार्ज करने वाले दोषियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि यह सरकार बेरोजगार युवाओं को नौकरी देने में फेल साबित हो रही है और जब पारदर्शिता से नौकरी मांगने के लिए युवा शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे तो उनके ऊपर लाठीचार्ज कर दिया गया और उन्हें जेल में डाल दिया गया। बेरोजगारों के आंदोलन के बीच राज्य सरकार ने सख्त नकल विरोधी कानून लाया गया है जिसे राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। इसी नकल विरोधी कानून के तहत आज पटवारी और लेखपाल भर्ती परीक्षा संपन्न हुई है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी ने पत्रकारों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि इस कानून
के बनने से नकल माफिया समेत नकल कराने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी, जिसके तहत उम्र कैद और 10 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। उससे काफी हद तक प्रतियोगी परीक्षाओं में नकल पर रोक लगती हुई नजर आएगी। और उन्होंने आगे कहा कि उत्तराखंड की धामी सरकार लगातार युवाओं के हित में फैसला ले रही है, साथ ही सरकार उत्तराखंड के युवाओं के साथ खड़ी हुई है। जहां पूरे उत्तराखंड में परीक्षाओं को लेकर बेरोजगार छात्र संघ के युवाओं में गुस्सा है, तो वहीं आज उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से लेखपाल पटवारी भर्ती की परीक्षा तमाम सेंटर्स पर कराई गई। देहरादून के 72 सेंटर्स पर लेखपाल और पटवारी की परीक्षा हुई और परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई थी। देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षाओं को संपन्न कराने की पूरी तैयारी है और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। इसी के साथ बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के पूर्व सीएम और महाराष्ट्र के निवर्तमान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने स्वेच्छा से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे स्वीकार भी कर लिया है। वहीं उनके इस्तीफे के बाद बीजेपी का कहना है कि उत्तराखंड राज्य गठन से लेकर अब तक पार्टी को मजबूत करने में भगत सिंह कोश्यारी का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। और क्या कुछ कहना है बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान का, सुनिए। आदरणीय भगत सिंह कोश्यारी जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के और उत्तराखंड के बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ नेता हैं और उनका हमेशा से उत्तराखंड और उत्तराखंड की जनता को आशीर्वाद मिलता रहा है और भविष्य में भी, क्योंकि उत्तराखंड वो स्वेच्छा से उन्होंने राज्यपाल पद से इस्तीफा देकर उन्होंने इच्छा जताई है। उनका हमें भारतीय जनता पार्टी के पूरे परिवार को मार्गदर्शन मिलता रहेगा, ऐसी हमको सबको उम्मीद है। रुद्रप्रयाग के पौड़ी में कंडोलिया मैदान से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया है। वहीं प्रदेश के दूसरे जनपदों में प्रभारी मंत्रियों और विधायकों की तरफ से इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस दौरान कंडोलिया मैदान में सीएम धामी के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, विधायक भगत सिंह चौधरी और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित मौजूद रहे। वादा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट के द्वारा उत्तराखंड की जनता को किया गया था, उसको आज पूर्ण किया गया है। 10 महीने के कार्यकाल में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने उस विजन डॉक्यूमेंट पर काम करना जो शुरू किया है। और दो प्रमुख योजनाएं जो हमारी थी, एक हमारे यूसीसी था और एक हमारा निःशुल्क गैस रिफिल योजना थी। दोनों धरातल पर उतरी हैं। मैं सारे अंत्योदय परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोगों को आज 3 गैस सिलेंडर जो रिफिल की योजना है उसका लाभ मिला है। और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये सरकार लगातार उत्तराखंड के विकास के लिए, लगातार उत्तराखंड में जो माननीय स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था अंत्योदय का, कि जो अंतिम छोर पे खड़ा हुआ व्यक्ति है उस तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुँचे, उस पर काम कर रही है। गढ़वाल कमिश्नर के निर्देश पर बीकेटीसी चारधाम को लेकर एसओपी तैयार कर रही है। वहीं बद्री केदार समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि देश के 4 प्रतिष्ठित मंदिरों के लिए समिति की 4 अलग अलग टीमें रवाना हो रही हैं, जो वहां से पूजा प्रबंधन, क्राउड मैनेजमेंट, दर्शनों की व्यवस्था, वीआईपी दर्शन, कार्मिकों के ड्रेस कोड समेत तमाम चीजों की जानकारी जुटाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर चारधाम के लिए एसओपी तैयार की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये टीमें तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, महाकाल, सोमनाथ मंदिर के लिए रवाना हो रही है, जो 20 फरवरी तक अपनी रिपोर्ट समिति को सौंप देगी। बताते चले कि पिछले साल चारधाम यात्रा में कुछ खामियां रह गई थी, जिसको सुदृढ़ करने के लिए अब ये कदम उठाए जा रहे हैं ताकि आने वाले यात्रियों को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आप जानते हैं कि गत वर्ष बड़ी भारी प्रदेश में आए थे और जो श्रद्धालुओं की संख्या के, पर्यटकों की संख्या के जो पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे, सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हुए, नए रिकॉर्ड कायम हुए। इस वर्ष भी हमें उम्मीद है कि इस वर्ष भी बड़ी भारी संख्या में श्रद्धालु, तीर्थयात्री, पर्यटक हमारे प्रदेश में आएंगे। तो उस अनुरूप जिला प्रशासन के स्तर हो, बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के स्तर पर हो या शासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर चारधाम यात्रा को लेकर के पूरी तैयारियाँ की जा रही हैं। और आपके माध्यम से ये कराना चाहूँगा कि क्योंकि जैसा मैंने पहले भी कहा कि श्रद्धालुओं, तीर्थयात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और जो कई बार जो हमारे धाम है उनकी कैरिंग कैपेसिटीज़ के वो अनुकूल नहीं होती हैं, तो
तो इस दृष्टि से वहाँ पर मंदिर की में जो प्रबंधन है, मंदिर में पूजा व्यवस्थाएं हैं, दर्शन व्यवस्था है, उसमें क्या सुधार किए जा सकते हैं, किस प्रकार से और परिवर्तन हो सकते हैं, जिससे कि जो श्रद्धालु और तीर्थयात्री वहाँ पर आते हैं उनको सुगम और सरल तरीके से दर्शन हो। रामनगर में अखिल भारतीय किन्नर महासम्मेलन के दौरान किन्नर समाज ने नगर में बैंड बाजे के साथ विशाल कलश यात्रा निकाली और कलश यात्रा का रामनगर में कई जगहों पर भव्य स्वागत किया गया। शोभा यात्रा पर पुष्प वर्षा भी की गई और शोभा यात्रा में रथ पर सवार भवानी शंकर नंदगिरी श्री श्री 108 महामंडलेश्वर ने भी अपना आशीर्वाद शहर के लोगों को प्रदान किया। ये हमारा किन्नर समाज एक संप्रदाय है और आदिकाल से चलती आई और गुरु चेले परंपरा है। हमारे जो किन्नर थे रामनगर में गुजर, उन्हों का जो हमारे कहते हैं आपके में कहते हैं कि समाज भोज होता है, तो ऐसे हमारे किन्नरों का भी समाज भोज होता है। तो जो समाज भोज होता है तो पूरे ऑल इंडिया से किन्नर बुलाए जाते हैं और सबसे ज़्यादा तो रामनगर के देश क्षेत्रवासियों के लिए यहाँ पर पूजा याचना और उनके के लिए दुआ करी गई कि इतने साल हमारे बुजुर्गों को खाने को दिया आप लोग रामनगर वालों ने और हमें भी दे रहे हैं और आगे ऐसे ही रामनगर खुशहाल रहे, देश खुशहाल रहे। यही किन्नरों की आशा है, यही उम्मीद करते हैं कि देश खुशहाल रहे, बच्चे वाले खुशहाल रहे, तो इसीलिए सब कुछ करा जाता है। नगर के लिए सबसे पहले तो मैं बोलूँगी, मैं याना खान आपकी रामनगर की समाज सेविका। ये आज जो कलश यात्रा निकल रही है हमारे तेलीपुरा रोड से लेकर पूरे मुख्य बाजार को लेके दरगाह ईदगाह और नगर पालिका से लेकर बालाजी मंदिर तक जाएंगी। ये आपके शहर के लिए, आपके बच्चों के लिए जो दुआ हो रही है उसी के कारण ये होता है। यहाँ से जाके हम दरगाहों पे भी दुआ करते हैं और मंदिरों पे भी दुआ करते हैं। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।